जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम लोग केमिस्ट्री के 19वें लेक्चर की बात करने वाले हैं और इससे पहले आपको पता है जैसे कि 18 लेक्चर आ चुके हैं, तो उस वीडियो को भी आप अवश्य देखिएगा। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको इसमें नाइट्रोजन के बारे में कुछ स्पेशल तथ्य और उनके उपयोग और उसके जो कंपाउंड होते हैं उसके बारे में जानने को मिलेगा। और दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों जितना जितना हो सकता है शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में या आपके जितने भी परिचित हैं व्हाट्सएप स्टेटस जिसमें भी आप शेयर करना चाहें शेयर कीजिए, और बेल आइकन पे अभी क्लिक कर दीजिए जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो दोस्तों, जो नाइट्रोजन होता है वायुमंडलीय गैसों का एक प्रमुख संगठन होता है। और दोस्तों, जो नाइट्रोजन होता है वो वायुमंडल में उपस्थित सारी गैसों का 78% होता है, जैसा कि आपने अपने बचपन में आपने अपने बुक में साइंस की बुक में पढ़ा होगा। और दोस्तों, जो नाइट्रोजन होता है वो प्रोटीन और जितने भी जीवधारियों का आवश्यक घटक होता है, मतलब प्रोटीन में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। और दोस्तों, जो नाइट्रोजन होता है वो 15वें ग्रुप का तत्व होता है। 15वें ग्रुप का पहला तत्व होता है, यानी जो 15वां वर्ग होता है उसका पहला तत्व होता है। और इसके अलावा इस ग्रुप में फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मित आदि तत्व भी आते हैं। तो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट होता है नाइट्रोजन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन के उपयोग की। इसका उपयोग अमोनिया उत्पादन में किया जाता है। आपको पता है कि अमोनिया का फॉर्मूला जो होता है NH3 होता है। और दोस्तों, वहीं पे अगर हम लोग अमोनियम की बात करें तो जो अमोनियम का फॉर्मूला होगा वो NH4 हो जाएगा। तो आपको ये बेसिक डिफरेंस अमोनिया और अमोनियम में पता होना चाहिए। तो अमोनिया होता है NH3 और अमोनियम का होता है NH4 होता है फॉर्मूला। तो और इसके अलावा ये उर्वरक पदार्थों के निर्माण में भी किया जाता है, क्योंकि आपको पता है जितने भी उर्वरक पदार्थ होते हैं उनमें 3 मेनली होते हैं, वो होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। तो ये उर्वरक निर्माण में भी प्रमुख घटक है। इसके अलावा विद्युत वर्ग में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। अक्रिय वातावरण यानी उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंट ना होने के होना अक्रिय वातावरण कहलाता है, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में अगर जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, अगर वो जलने लगेगा तो जलने के कारण ऊष्मा उत्पन्न करेगा और ऊष्मा के कारण वो खुद ही जल जाएगा। तो इस कारण उसमें जो होता है ऑक्सीजन नहीं भरी जाती, उसमें जो निर्वात उत्पन्न किया जाता है और या फिर उसमें अक्रिय वातावरण उत्पन्न किया जाता है जो कि नाइट्रोजन के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा, आपको ये चीज़ पता चला होगा कि जो बल्ब होता है उसमें जो तार होता है वो टंगस्टन का बना होता है। और दोस्तों, जो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, जो कृत्रिम गर्भ धारण के लिए यानी कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य को तल नाइट्रोजन में रखा जाता है जिसके कारण वो सुरक्षित रहे, तो उसके लिए भी नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो वायुयान होते हैं यानी जो एरोप्लेन्स होते हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज होते हैं, उनके जो टायर होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो आपको यहाँ पे नाइट्रोजन के उपयोग समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है नाइट्रोजन के कंपाउंड यानी नाइट्रोजन के यौगिक यानी कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अमोनिया। तो दोस्तों, जो अमोनिया होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर फॉर्मूला बताया, इसका फॉर्मूला होता है NH3। और दोस्तों, जो अमोनिया होता है वो नाइट्रोजन का हाइड्राइड होता है। अमोनिया एक महत्वपूर्ण गैस है जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि इसका हाइड्रोजन एवं यूरिया के निर्माण में किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग यूरिया का भी फॉर्मूला देखेंगे क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है और अक्सर यूरिया का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो आपको ये यूरिया का फॉर्मूला भी याद करना है, मतलब इसके दोनों साइड NH2 होता है और बीच में CO होता है, तो ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। इसके अलावा द्रव अमोनिया का उपयोग शीतकों में बर्फ जमाने के लिए किया जाता है। तो आपको यहाँ पे अमोनिया का समझ में आ गया होगा क्या इसका उपयोग होता है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है N2O। और दोस्तों, जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये हंसाने वाली गैस है, मतलब इसे हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है इसको लाफिंग गैस बोला जाता है। और दोस्तों, अक्सर आप अभी भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि रेलवे का ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा या फिर ऐसा कोई भी साल नहीं हुआ होगा जिस टाइम उसने एग्ज़ाम लिया हो और उसमें नाइट्रस ऑक्साइड ना पूछा गया हो। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि रेलवे और SSC में स्पेशली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार बैंक में भी पूछ लिए जाते हैं। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की। तो नाइट्रिक एसिड आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है NHO3।
जैसा कि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ मैं इसका फॉर्मूला। और दोस्तों ये एक प्रमुख अम्ल है जिसका उपयोग अम्लराज बनाने के लिए किया जाता है। और दोस्तों मैंने अम्लराज को भी आपको बताया था कि इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो नाइट्रिक एसिड होता है इसका जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है। और इसका उपयोग विस्फोटक निर्माण में किया जाता है, यानी विस्फोटकों के निर्माण में किया जाता है, विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में किया जाता है, नाइट्रेट के उत्पादन में किया जाता है, रॉकेट ईंधन के उपयोग में किया जाता है। उसके अलावा ये एक ऑक्सीकारक के रूप में भी उपयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नाइट्रिक एसिड समझ में आ गया होगा कि नाइट्रिक एसिड के क्या क्या उपयोग होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं नाइट्रस एसिड। तो दोस्तों जो नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है वो होता है HNO2। यहाँ पे बस 3 की जगह 2 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। तो आपको यहाँ पे नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके उपयोग की। तो दोस्तों ये बहुत अस्थायी प्रकृति का होता है और इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों हाइड्रोजन की। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन होता है इसका फॉर्मूला होता है N2H2। और दोस्तों इसका उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो बस आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे हमने नाइट्रोजन के जितने यौगिक हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे वो सारे हमने देखे, मतलब जो कंपाउंड हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, हमारे एग्जाम से रिलेटिव है वो सारे हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों फॉस्फोरस की। तो दोस्तों जो फॉस्फोरस होता है यह एक अभिक्रियाशील तत्व होता है। और दोस्तों ये फॉस्फोरस इसी कारण मुक्त अवस्था में प्रकृति में नहीं पाया जाता। और आपको पता है कि मानव शरीर में जो हमारी बोन्स होती हैं उसमें 58% कैल्शियम फॉस्फेट रहता है, यानी उसमें फॉस्फोरस का भी पार्ट रहता है। और फॉस्फोरस को हम लोग P से डिनोट करते हैं। और इसका जो परमाणु संख्या होती है वो 15 होती है और जो परमाणु भार होता है वो 31 होता है। और दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि आपको 1 से लेकर 30 तक याद करने। तो देखिए आप जितने भी एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए वो 1 से लेकर 30 तक मेनली है। उसके अलावा भी मैंने 8-10 और एलिमेंट्स बताए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो फॉस्फोरस होता है ये कई अपरूपता शो करता है। मुख्यतः ये सफ़ेद, लाल और काले कलर का होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सफ़ेद फॉस्फोरस यानी वाइट फॉस्फोरस की। तो दोस्तों जो सफ़ेद फॉस्फोरस होता है ये मोम जैसा होता है और ये ठोस अपारदर्शी पदार्थ होता है, यानी इसके आर पार नहीं देखा जा सकता, तथा ये जल में आविलय होता है और जहरीला होता है और अंधेरे में ये हल्का हल्का चमकता है। तो यहाँ पे आपको सफ़ेद फॉस्फोरस के उपयोग समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं लाल फास्फोरस की। तो दोस्तों जो रेड फॉस्फोरस होता है यह भी जल में आविलय होता है, परंतु ना तो ये जहरीला होता है और ना ही अंधेरे में प्रकाश उत्सर्जित करता है। और इसका उपयोग मेनली माचिस उद्योग में किया जाता है। आपको पता है कि जो माचिस का ऊपर आप देखते होंगे ब्लैक कलर का या रेड कलर का जो उसका ऊपर का भाग होता है वो फॉस्फोरस के द्वारा बना होता है। और दोस्तों जो लाल फॉस्फोरस होता है ये भी अपारदर्शी होता है और रवेदार ठोस होता है। तो यहाँ पे आपको लाल फॉस्फोरस समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉस्फीन की। तो दोस्तों जो फॉस्फीन का फॉर्मूला होता है वो होता है PH3। और दोस्तों इसका उपयोग संकेतक के रूप में किया जाता है, यानी जो सिग्नल्स होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको फॉस्फीन भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना से जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।